15 को शुरू किया था। आज हम उसके यहाँ आप सभी के सानिध्य में 5 वर्ष पूरे कर रहे हैं। बहुत सारे विद्वानों का हमें इसमें सहयोग मिला और आयुर्वेद के लिए जिस लगन के साथ वो हमारे साथ लगे हैं, वो अद्वितीय है और मैं उन सभी महानुभावों का, उन सभी स्पीकर्स का, उन सभी श्रोताओं का, उन सारे प्रश्न करने वाले अध्येताओं का, सभी का हृदय से पुनः-पुनः आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने आयुर्वेद के इस यज्ञ में कभी मार्गदर्शन देकर आहुति दी, कभी मार्गदर्शन लेकर आहुति दी। तो ये सच में बहुत ज़्यादा अवर्णनीय आयुर्वेद का आयुर्वेद के प्रति उनका उत्साह है और आयुर्वेद को एस्टैब्लिश करने की एक उनकी मन की ललक है। उन सभी को नमस्कार करते हुए आज के व्याख्यान के लिए मैं 269th व्याख्यान संख्या आज हम सभी आप सब एक साथ में हम आज मिल रहे हैं और इसके तहत मैं आज ज़्यादा समय न लेते हुए आज हमें बहुत अच्छे-अच्छे वक्ताओं का मार्गदर्शन मिलेगा, अमृत वचन सुनने को मिलेगा जो हमें हमारे जीवन में आयुर्वेद के प्रति हमारी श्रद्धा बढ़ाने के लिए, उस श्रद्धा को कार्यान्वयन करने के लिए वो हमें कहीं न कहीं मार्गदर्शन देती रहेगी, ऐसी मेरी आप सबसे प्रार्थना है। तो हम सभी आज इस व्याख्यान माला के तहत अनेक वक्ताओं को सुनेंगे और उसको जीवन में चरितार्थ करने की भी कोशिश करेंगे। आज इस व्याख्यान के कोऑर्डिनेटर के रूप में मैं डॉक्टर दीक्षा खतुरिया को आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर दीक्षा ने अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की अभ्यास यहाँ राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में किया और प्रसूति तंत्र और स्त्री रोग विभाग में आपने एमडी पूरा किया। उसके पश्चात आपका चयन राजस्थान में आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर के पद पर रहा। वहाँ आपने अपनी सेवाएं दी और उसके बाद आप अभी वर्तमान में मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय उदयपुर में आप अपना असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर अभी प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग विभाग में कार्यरत है। मैं आपका इस व्याख्यान माला के कोऑर्डिनेटर के रूप में आपको आमंत्रित करती हूँ। ओवर टू यू डॉक्टर दीक्षा। थैंक यू सो मच मैम। जैसा कि मैम ने बताया कि कंटिन्यूअस रिविजन। हेलो दीक्षा। जी जी मैम, एक सेकेंड। हेलो, अब आ रही है मैम? अब आ रही है मैम आवाज? यू आर ऑडिबल डॉक्टर दीक्षा खतुरिया। जी 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 जी। जैसा कि मैम ने बताया कि हम 269th लेक्चर आज हम करने जा रहे हैं आयोजित, और ये 5 साल हो चुके हैं विश्व आयुर्वेद परिषद की इस कंटिन्यूअस सीरीज के लिए। तो इसके लिए मैं बहुत ही बधाई देती हूँ मैम को कि एक जो आयुर्वेद को राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति घोषित करने के क्रम में जो एक अच्छा प्रयासरत जो रहा है विश्व आयुर्वेद परिषद की तरफ से, उसका एक डेफिनेटली एक बहुत ही सफल एक मार्ग पर वो पहुंचा है। तो 5 साल कंप्लीट होने पर मैं विश्व आयुर्वेद परिषद की तरफ से सभी को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। साथ ही आज की, जैसा कि मैम ने बताया कि आज हमें बहुत से प्रबुद्ध जनों की अमृतवाणी सुनने को मिलेगी, उसे ताकि हम अपने जीवन में उतार सकें। तो बिल्कुल भी विलंब ना करते हुए इस ऑस्पिशियस डे पर, कि जैसा कि विश्व आयुर्वेद परिषद को 5 साल पूरे हो रहे हैं, तो उसके उपलक्ष्य में सबसे प्रथम अपन भगवान धन्वंतरी की वंदना से शुरुआत करते हैं। तो कृपया सभी इसमें मेरा साथ दें। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरे वन्दितपादपद्मं लोके जरारोगभयमृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां चं व्योमवातावनिवारिवहनिं पञ्चप्रपञ्चात्मकदेहभाजं संताप जरा ज्वरांतकं नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं नवीननीलमुदकान्तिकान्तं शान्तं हरेर्द्वादशमाख्यमूर्तिं पूर्तिं शतानां सुमनोरथानां नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम्। जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरी।
तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं सभी डिग्निटरीज को, सभी प्रबुद्धजनों को जो कि इस ऑनलाइन डाइस पे उपस्थित है, उन सबको दिल से हार्दिक प्रणाम करती हूँ। साथ ही आज के जो हमारा विश्व आयुर्वेद परिषद का जो आज का हमारा विषय है, मुख्य लेक्चर होगा, वो ट्रीटमेंट ऑफ अल्कोहल एडिक्ट इन सोरियाटिक पेशेंट बाय मॉडिफाइड वमन कर्म पर रहेगा, जिसमें कि हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर वैभव बापट बॉस हैं। तो बॉस के व्याख्यान से पहले मैं कुछ विशिष्ट अतिथियों से आप सबका इंट्रोडक्शन कराना चाहती हूँ। तो सबसे पहले हमारे विशिष्ट अतिथि हैं प्रोफेसर अनिल शर्मा जी, जो कि एट प्रेजेंट रजिस्ट्रार हैं श्री कृष्ण आयुष यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र में। सर के बहुत से सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस रहा है, 20 इयर्स का ऑलमोस्ट। सर ने डिपार्टमेंट में एचओडी के पद पर कार्यरत हैं, डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, प्रिंसिपल एवं अकाउंट्स हेड, ऐसे बहुत से पद सर ने इंस्टीट्यूट में संभाले हुए हैं। साथ ही साथ सर में क्लिनिकल प्रैक्टिस से भी सिंस 1988 एसोसिएटेड हैं। सर एज अ जूनियर फिजिशियन, कंसल्टेंट आयुर्वेदिक फिजिशियन, डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, ऐसे अनेक पदों पर काम किया है। साथ ही साथ सर गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं इन ग्रेजुएट विद इन पोस्ट ग्रेजुएशन विद पीएचडी इन द्रव्य गुण विभाग, having an industrial experiences for formulation to manufacturing of different आयुर्वेदिक ड्रग्स। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, एट प्रेजेंट सर रजिस्ट्रार पद पे कार्यरत हैं। तो सर अ वेरी वार्म वेलकम टू यू सर। तो सबसे पहले सर से कुछ आशीर्वचन जाएंगे डॉक्टर प्रोफेसर अनिल शर्मा जी सर। डॉक्टर दीक्षा जी मैम। हाँ सर, शायद जुड़ नहीं पाए या कुछ लग रहा है कंप्यूटर का, वो इंटरनेट का। आप आगे थोड़ा सा कर लीजिए, सर बीच में ज्वाइन करेंगे ना तो फिर उनको हम आमंत्रित कर लेंगे बेटा। जी ठीक है। और अगले जो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं प्रोफेसर महेश व्यास सर। तो सर का नाम कोई अननोन नहीं है विश्व आयुर्वेद परिषद के लिए। सर का हमें बहुत बार आशीर्वचन लेक्चर के रूप में, थैंक्स गिविंग के रूप में हमें मिल चुका है। तो सर वेरी वार्म वेलकम टू यू प्रोफेसर महेश व्यास सर। एक छोटा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपका दे देती हूँ। सर का 23 इयर्स ऑफ पीजी टीचिंग एक्सपीरियंस है। साथ ही साथ सर बीएमएस में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, यूनिवर्सिटी में फर्स्ट रहे हैं सर इन एमडी में। साथ ही साथ सर एमए संस्कृत में भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं और एमए फिलोसफी में भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं। सर के मोर देन 145 रिसर्च पेपर्स पब्लिश्ड हैं। साथ ही साथ सर एज एक्स एग्जीक्यूटिव एडिटर ऑफ आयु इंटरनेशनल जर्नल पब्लिश्ड बाय जामनगर। सर चेयरमैन हैं ऑफ इंस्टीट्यूशनल एथिकल कमेटी यूनिवर्सिटी ऑफ मंदसौर। ऐसे बहुत से अचीवमेंट्स हैं सर की लिस्ट में। तो सर अ वेरी वार्म वेलकम टू यू सर। तो आज इस अनवरत विश्व आयुर्वेद परिषद व्याख्यान के 5 वर्ष पूर्ण होने पर सर आपकी तरफ से कुछ आशीर्वचन की अपेक्षा है। नमस्कार सभी को। परम सम्माननीय प्रोफेसर योगेश चंद्र मिश्र जी, जो संगठन सचिव है विश्व आयुर्वेद परिषद के, प्रोफेसर बीएम गुप्ता जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व आयुर्वेद परिषद, तथा आज के इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में जो उपस्थित हैं प्रोफेसर डॉक्टर अनिल शर्मा जी, रजिस्ट्रार श्री कृष्ण आयुष यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में जो हैं, जिनका उद्बोधन आज ट्रीटमेंट ऑफ अल्कोहल एडिक्ट सोरियाटिक पेशेंट बाय मॉडिफाइड वमन कर्म के ऊपर रहेगा, डॉक्टर वैभव बापट जी, जो पंचकर्म फैकल्टी मेंबर है राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में। और कार्यक्रम के संचालक के रूप में नरेश कुमार जी। तो इस प्रकार से यहाँ पर उपस्थित सभी बंधुओं और विशेष रूप से ये जो स्टडी सर्कल है एनआईए ब्रांच का, इसकी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी बहिन डॉक्टर हेतल दवे जी, और आज के इस कार्यक्रम को जो कंडक्ट कर रहे हैं डॉक्टर दीक्षा कथुरिया जी। उनको पहले भी मैंने, जब भी मैं ज्वाइन हुआ हूं तब इनने प्रोग्राम कंडक्ट किया है। और साथ ही इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी बंधुओं, सुरेंद्र वेद पाठक जी जुड़े हुए हैं, बाकी अलग अलग सभी आयुर्वेद के जो विशेषज्ञ हैं पूरे भारतवर्ष से जुड़े हुए हैं, सभी का मैं स्वागत करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और सबसे पहले मैं बधाई देता हूँ
NIA की जो विश्वाविद्यालय परिषद स्टडी सर्कल की जो टीम है, जो आज 269th लेक्चर होने जा रहा है, 5 वर्ष पूर्ण होने आ गए हैं। और देखिए 5 वर्ष की अवधि कोई कम नहीं होती है, और इतनी बड़ी अवधि में अनवरत रूप से किसी कार्य को चलाना बड़ा ही कठिन है। लेकिन चूंकि आपकी इस टीम ने इसको बड़ा ही सफलतापूर्वक पूर्ण किया है, तो कोई भी कार्य बिना दृढ़ संकल्प के संभव नहीं है। तो आपने दृढ़ संकल्प के साथ में इस व्याख्यानमाला का प्रारंभ किया था, और इस व्याख्यानमाला में पूरे 5 साल में मुझे लगता है कि आयुर्वेद जगत के जितने भी विशिष्ट महानुभाव हैं, प्राय उन सबका उद्बोधन इसमें हो चुका है। और आयुर्वेद में जो बात कही गई है, आचार्य चरक ने कहा है कि आप्तोपदेश प्रज्ञानम प्रतिपत्तिश्च कारणम, ये 2 चीजें मुख्य, एक तो आप्तोपदेश और दूसरा प्रतिपत्ति। और इस व्याख्यानमाला की, या कहना चाहिए कि इस स्टडी सर्कल की विशेषता रही कि यहाँ जितने भी व्याख्यान हुए हैं, वो सभी व्याख्यान आप्तोपदेश को सम्मिलित करके आप्तोपदेश समन्वित होते हुए साथ में प्रतिपत्ति ज्ञान के रूप में थे, यानी युगानुरूप संदर्भ में आप्तोपदेश का प्रयोग किस प्रकार से किया जा सके। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि चरक संहिता और सुश्रुत संहिता ग्रंथों के होते हुए भी आचार्य वाग्भट ने जब अष्टांग हृदय का निर्माण किया, तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि युगानुरूप संदर्भ है। बोले वो क्या करने जा रहे हैं, बोले जो आयुर्वेद का ज्ञान है उसको युगानुरूप संदर्भ में प्रतिपादित करने जा रहे हैं। तो इस स्टडी सर्कल के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में विश्व आयुर्वेद परिषद और आयुर्वेद के प्रायोगिक स्वरूप को पहुंचाने का कार्य इस स्टडी सर्कल ने किया है। तो मैं बहन डॉक्टर हेतल दवे जी को, पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और इसी प्रकार से ये स्टडी सर्कल अनवरत चलता रहे, और इसी सर्कल से प्रेरणा लेकर के आज मध्य प्रदेश में भी, दिल्ली प्रांत ने भी, हरियाणा, अलग अलग प्रांतों ने ये कार्य प्रारंभ किया है। तो इस सबके प्रेरक या प्रेरणादायक जो है यही स्टडी सर्कल है। तो ये एक दीप जो प्रारंभ हुआ था, निश्चित रूप से देश के हर प्रांत में विश्व आयुर्वेद परिषद का ये सब दीप प्रारंभ होगा। इस प्रकार के स्टडी सर्कल प्रारंभ होंगे, और इस प्रकार के व्याख्यानों के माध्यम से सभी स्टूडेंट्स, सभी फैकल्टी, सभी लाभान्वित होंगे। तो मैं एक बार पुनः स्टडी सर्कल, इसके कोऑर्डिनेटर, संयोजक, सभी पूरी टीम को हार्दिक बधाई देता हूं, और विशेष रूप से बधाई देता हूं विश्व आयुर्वेद परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर BM गुप्ता जी को, और राष्ट्रीय संगठन सचिव प्रोफेसर योगेश चंद्र मिश्र जी को, जिनका मार्गदर्शन प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए एक संबल के रूप में कार्य करता है, एक प्रेरणा के रूप में कार्य करता है। उनका मार्गदर्शन उनको आगे पथ पर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इसके साथ ही सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। जैसा कि सर ने कहा कि डेफिनेटली विश्व आयुर्वेद परिषद का प्रथम दीप ही प्रज्वलित था, जिससे इंस्पायर होके बहुत से अलग अलग MP, दिल्ली सब ब्रांचेस में ये लेक्चर सीरीज स्टार्ट हुई है। तो थैंक यू सो मच सर फॉर दिस एप्रिसिएशन, और डेफिनेटली इस व्याख्यान की निरंतरता को बनाए रखने में सफल हुए हैं। थैंक यू सो मच सर। अब व्याख्यान को आगे बढ़ाते हुए जो हमारे अन्य मुख्य अतिथि हैं, प्रोफेसर BM गुप्ता सर जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विश्व आयुर्वेद परिषद के, और योगेश मिश्रा जी जो कि राष्ट्रीय संगठन सचिव है विश्व आयुर्वेद परिषद से, तो सर से मैं परमिशन लेके आज का लेक्चर स्टार्ट करने की परमिशन लेना चाहती हूँ। तो जैसा कि हमारे मुख्य वक्ता है डॉक्टर वैभव बापट सर। सर एट प्रेजेंट पंचकर्म वैद्य पद पर कार्यरत है राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में सिंस 9th of Feb 2017। इससे पहले सर का लगभग 5 साल का एक्सपीरियंस रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर का। सर एज अ को इन्वेस्टिगेटर रिसर्च प्रोजेक्ट्स में रहे हैं 2 केस, को सुपरवाइजर फॉर MD 4 थीसिस के रहे हैं। इसी के साथ सर की एक बुक भी पब्लिश्ड है। सर ने ऑलमोस्ट 10 रिसर्च पेपर लिखे इन पीयर रिव्यू जर्नल्स, और बहुत से सेमिनार्स, वर्कशॉप्स एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स सर ने अटेंड किए। A very warm welcome to you, Dr. वैभव बापट सर। डेफिनेटली मुझे UG में भी बहुत सानिध्य प्राप्त हुआ है कि मुझे आपसे क्लासेस अटेंड करने का, तो वो रिफ्रेश होने वाला है। डेफिनेटली वो मेमोरी आज रिफ्रेश होने वाली है जो UG में मुझे मिली थी मेमोरी। तो ओवर टू यू डॉक्टर वैभव बापट बॉस। धन्यवाद दीक्षा। आज ये क्या आवाज सुनाई दे रही है? जी जी बॉस आ रही है। ठीक है।
आज के सभी गणमान्य अतिथियों को मेरा सादर प्रणाम। आज के मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता श्री प्रोफेसर BM गुप्ता सर और विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर महेश व्यास सर, उसी के साथ राष्ट्रीय संगठन सचिव डॉक्टर योगेश मिश्रा सर और विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अनिल शर्मा सर, और आज के एवं विशिष्ट अतिथि डॉक्टर नरेश कुमार सर। इसके साथ ही सबसे जो बड़ा धन्यवाद है वो हेतल दवे मैडम का है, जिन्होंने ये बहुत मेहनत से निरंतर ये परंपरा चलाई रखी है, और जिसके वजह से खास करके NIA के और अभी जो ये वेब सीरीज चली है उसके द्वारा पूरे भारत के जो आयुर्वेद के छात्र है उनका ज्ञान का वर्धन करने का काम जो एक व्रत मैडम ने लिया है, उसके लिए उनका धन्यवाद। आज का जो मेरा विषय है वो विषय मेरा विषय है ट्रीटमेंट ऑफ अल्कोहल एडिक्ट सोराइटिक पेशेंट बाय मॉडिफाइड वमन कर्म। स्क्रीन सबको प्रेजेंट हो रही है? नहीं बॉस, नहीं हो रही प्रेजेंट। सर आप प्रेजेंट नाउ पे जाकर हाँ, प्रेजेंट नाउ किया है। योर एंटायर स्क्रीन पे जाएंगे तो भी आ सकता है सर। वो एंटायर नहीं आ रहा है, एक मिनट। शेयर ऑप्शन नहीं आ रहा है। अभी आ रही है स्क्रीन? हाँ जी बॉस, हो रही है। ठीक, धन्यवाद। तो आज का जो मेरा विषय है वो एक हम लोग केस डिस्कस करने वाले हैं। ये केस है सोराइसिस का पेशेंट है, जो साथ ही साथ जिसको अल्कोहल एडिक्शन भी था, और उसके लिए एक वमन कर्म हमने किया था, जो थोड़ा सा मॉडिफाई करके जो विधि बोली है उसको थोड़ा मॉडिफाई करके हमने वमन किया था। तो हम पहले देखेंगे सोराइसिस क्या है। सोराइसिस के लिए बोला हुआ है, सब लोग जानते हैं कि सबसे पहले स्किन का इम्पोर्टेंस क्या है, कि स्किन जो है वो मोस्ट एक्सपोज बाउंड्री है, आउटसाइड बाउंड्री है, और इंटरनल ऑर्गन्स है, इसका प्रोटेक्ट करने का काम जो है वो स्किन का होता है। दोज हु सफर फ्रॉम स्किन डिसीज, मतलब जिनको स्किन डिसीज होता है उनको दो तरह का प्रॉब्लम होता है। एक तो स्किन प्रॉब्लम तो है, शारीरिक बीमारी तो है ही, साथ ही साथ मानसिक बीमारी भी होती है। एक स्टिग्मा होता है कि मैं सब लोगों से मुझे थोड़ा अलग रहना पड़ेगा, या लोग जो है थोड़ी हीन भावना से उनके तरफ देखते हैं। तो इसलिए स्किन डिसऑर्डर्स के तरफ हमें जो देखने का नजरिया है वो हमारा भी थोड़ा अलग होना चाहिए, उसे हमें ज्यादा केयरफुली हमें ट्रीट करना चाहिए। अब सोराइसिस क्या है? ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसीज है, ये सबको पता ही है। और जैसे हमने कुष्ठ के बारे में भी पढ़ा है, कुष्ठ के भी कई सारे प्रकार है, तो मैंने समय के अभाव में ज्यादा इसके ऊपर मैं फोकस नहीं करूंगा। हम सिर्फ ये देखेंगे कि सोराइसिस में होता क्या है कि स्किन की जो ग्रोथ है वो कंपैरेटिवली नॉर्मल स्किन से बहुत फास्ट होने लगती है। अब सोराइसिस और बाकी के जो फैक्टर है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, इसमें एक क्लोज लिंक है
कि सोराइसिस की सीवियरिटी डिपेंड होती है कि कुछ ट्रिगरिंग फैक्टर्स है, कुछ वर्सनिंग फैक्टर्स होते हैं उनके ऊपर, जिसके वजह से सोराइसिस में स्किन का डैमेज या स्केलिंग ये जो है ये फास्ट होती है। उसमें कई तरह के इन्फेक्शन आते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन है, और कुछ स्टडीज जो ये भी बताती है कि साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है, इमरजेंसी क्राइसिस है, फैमिली स्ट्रेस है, ये भी उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। और इसके साथ साथ ही अदर फैक्टर्स है जो कुछ ड्रग्स है, बीटा ब्लॉकर्स है, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, ये भी ट्रिगरिंग फैक्टर्स है जो सोराइसिस बढ़ाने का काम करते हैं। अब अल्कोहल एडिक्शन के बारे में हमें थोड़ा खास करके देखना है कि अल्कोहल एडिक्शन क्या है। एक लीडिंग रिस्क फैक्टर है पर्सनल डेथ और डिसेबिलिटी का, एक अपने आप में एक रिस्क फैक्टर है, और सोराइसिस के लिए भी एक अलग से रिस्क फैक्टर है। और जो अल्कोहल के डिसऑर्डर्स है वो हाई रिस्क होते हैं, किसके लिए? एंजाइटी, डिप्रेशन, इम्पेयर्ड कंजेनाइटल परफॉर्मेंस एंड बाकी कोमॉर्बिड कंडीशंस के लिए। अब alcohol itself can be harmful, but there is an important role of oxidative metabolic aldehyde in disruption of intestinal barrier। तो अल्कोहल से जो है गट माइक्रोबायोटा है उसके ऊपर भी निगेटिव इफेक्ट आता है, और उसके वजह से जो केराटिनोसाइट प्रोलिफरेशन है वो उसमें चेंजेस देखे गए हैं इन विट्रो स्टडीज में, अब तक ये पाया गया है। अल्कोहल कंजम्पशन जो है वो सोराइसिस में हायर इंसिडेंस जो है सोराइसिस के हायर इंसिडेंस में पाया जाता है। और इसके साथ साथ ही सोराइसिस में, मैंने पहले ही अपनी बात हुई कि सोराइसिस में दो तरह के प्रॉब्लम होते हैं, एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है और एक स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम होता है। तो सोराइसिस के पेशेंट में क्या होता है कि जो एक्सेस स्ट्रेस है उससे बाहर निकलने के लिए भी अल्कोहल जो है कंजम्पशन कई लोगों में होता है, या बहुत ईचिंग होती है, ईचिंग कम करने के लिए कि अल्कोहल ले ले तो उससे नींद आ जाएगी, ये भी कई सारे पेशेंट सोचते हैं। और साथ ही साथ अल्कोहल कंजम्पशन के वजह से जो शरीर में बदलाव आते हैं वो भी, जो लिवर फंक्शन गड़बड़ होती है उसके वजह से भी स्किन के प्रॉब्लम जो है वो और बढ़ने लगते हैं। अब वमन कर्म ही क्यों? तो वमन कर्म जो है वो अब तक जो क्लिनिकली ऐसा पाया गया है, कई सारे पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च है उसमें भी ये मिला है कि वमन कर्म करने से स्पेसिफिकली सोराइसिस के केसेस में बहुत अच्छा आउटपुट हमें मिलता है, उसमें बहुत अच्छा लाभ मिलता है। और दूसरी चीज ये है कि वमन के बारे में एक ये भी चीज पाई गई है कि वमन कर्म जो है उसके लिए बोला है कि बिभत्सम वमनम दद्यात्। तो बिभत्स दर्शन जहाँ पे होता है उससे वमन होता है, या वामक द्रव्य जो है वो आगे चल के जो है उस व्यक्ति के लिए बिभत्सता कारक हो जाते हैं, वो हम आगे के पार्ट में देखेंगे। अब वमन के लिए हमने जो औषधि हम लेते हैं या आकंठपान के लिए जो हम दूध लेते हैं उसका भी ये देखा गया है कि जैसे जिस पेशेंट का वमन किया है, आकंठपान उसको दूध से किया है, उसको बाद में दूध लेने में भी दिक्कत आती है, दूध को देख के ही उससे नौशिया होता है। तो ये और ऐसे ही कुछ एक्सपीरियंस देख के हमने जो सोचा है कि हम अल्कोहल का ही प्रयोग करें जो अल्कोहल एडिक्शन को दूर करने के लिए, और स्पेसिफिकली सोराइसिस क्योंकि ऐसी चीज है जिसमें जो है जो ट्रिगरिंग फैक्टर है अल्कोहल एडिक्शन सोराइसिस का, और वमन जो है वो सबसे अच्छा उसके लिए ट्रीटमेंट जो है या जो संशोधन का कर्म है। तो इसलिए हमने वमन कर्म जो है वो मद्य से ही वमन हम करें, अल्कोहल से ही हम करें, ऐसा हमने सोच के ये वमन की मॉडिफाइड जो प्रोसीजर है वो हमने प्लान की थी। अब इसकी केस हिस्ट्री देखते हैं। ये 38 इयर्स का ओल्ड पेशेंट था, NIA में कंसल्टेशन के लिए आया था। इसमें ईचिंग और स्केलिंग ये दो जो मेजर सिम्टम्स थे, और इरिथमेटस प्लेक्स भी उसमें थे, रेडिश जो दाग होते हैं वो उसमें थे। और उसके साथ साथ ही इसकी हिस्ट्री थी कि ये 5 साल से जो है वो
हफ्ते में 2 से 3 बार जो है वो ड्रिंक करता है। अब ट्रीटमेंट में उसमें क्या दिया, पहले पंचकोल चूर्ण से पाचन दिया था, उसके बाद में स्नेहपान करवाया गया। स्नेहपान में पंचतिक्त घृत का प्रयोग किया जो 50 से लेके 200 ml तक धीरे धीरे इंक्रीजिंग डोज में दिया गया। अब ये सारे जो असेसमेंट है, स्नेहपान का असेसमेंट किस तरह से किया है, वातानुलोम, अग्निदीप्ति, मार्दवता, मलस्निग्धता, इस तरह से इसका असेसमेंट हुआ है। अब इसमें जो हमने वमनोपग दिया था, वामक योग तो पहले आकंठपान हुआ है, उसके बाद में वामक योग दिया है। वामक योग के बाद में फिर जो वमनोपग के लिए हम जो यष्टिमधु फांट देते हैं, उसके जगह हमने यहाँ पे जो है मद्य का पान करवाया था, और वो मद्य वैसा ही दिया, उतने डाइल्यूशन का ही दिया जितना वो रेगुलरली लेने के लिए एडिक्ट था। अभ्यंग स्वेदन के बारे में बताया हुआ है, आकंठपान हुआ है, वमनोपग हुआ है, वामक योग हुआ है, वमनोपग दिया है, फिर जो है जितना डाइल्यूशन का वो मद्य लेता था उतने डाइल्यूशन का उसको जो है वो मद्य वमनोपग के तौर पे पिलाया गया। अब ये कुछ आप इसके वीडियोस भी देख सकते हैं। शायद वीडियो चलने में थोड़ी हाँ, इस तरह से वमनोपग इसको दिया गया था। वमनोपग के तौर में हमने मद्य दिया था, ये ऑफिसर चॉइस ब्रांड की जो अल्कोहल है वो अल्कोहल लेता था, तो वही अल्कोहल उससे मंगवाया था, और उसका वमनोपग के जैसे ही वेग आने लगे थे, उसके बाद में वमनोपग के तौर में उसको जो है ये मद्य पिलाया गया था। वेग वैसे ही आए जैसे नॉर्मल हम मधुयष्टि फांट से वमन करवाते हैं या बाद में लवणोदक देते हैं, वैसे ही वेग इसमें आए थे। वेगों में कोई परिवर्तन नहीं मिला था। उसके बाद में संसर्जन क्रम किया था। संसर्जन क्रम में एक खास थोड़ा सा बदलाव है। उसमें संसर्जन क्रम में ये कहा हुआ है कि कफ पित्ते विशुद्धेल्पे मद्यपे वातपैत्तिके तर्पणादि क्रमम कुर्यात् पेय विशंधि एथितान। तो जो मद्यपी है उनके लिए तर्पणादि क्रम बोला था, तो तर्पणादि क्रम से यहाँ पे संसर्जन क्रम हमने करवाया था इस पेशेंट का। अब ये पेशेंट के जो है ये जस्ट बिफोर स्टार्टिंग स्नेहपान की ये पिक है, और ये संसर्जन क्रम कंप्लीट होने के बाद का जो सेकंड है राइट साइड वाला पिक्चर, ये संसर्जन क्रम के बाद का है। ये ट्रंक का बैक साइड का है, ये लेटरल साइड का है। अब इसमें सबसे बेसिक जो चीज़ है, हमने स्किन लीजन्स में तो हमें काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिल गया, लेकिन क्या अल्कोहल ड्रिंकिंग कैपेसिटी में कोई बदलाव आया था क्या? तो वो आया था कि बिफोर ट्रीटमेंट जो है वो 750 ml जो है वो इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर के साथ वो लेता था। उसके बाद में आफ्टर ट्रीटमेंट जो है वो उसने एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बोली कि मैं वैसे तो मुझे जो है अल्कोहल ड्रिंक करने का मन नहीं करता है, लेकिन दोस्तों के साथ अगर मैं बैठ जाता हूँ, वो फोर्स करते हैं, तो मैं 1-2 घूंट ही पी पाता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं 30 ml पी पाता हूँ, उससे ज़्यादा मैं पी नहीं पाता। तो ये सबसे बड़ा अच्छा आउटकम था। बाकी पासी स्कोर का असेसमेंट किया गया था, तो पासी में जो है 16 पॉइंट्स का चेंज मिला था। अब इस पे हमें देखना है कि ये हुआ क्यों, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि रिपीटेड कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल है जो वमन कर्म के वक्त हम लेते हैं, उससे एक एवर्जन होता है उसके प्रति। अब एवर्जन क्या है कि कोई भी चीज़ है जो हम जिस चीज़ के वजह से नौशिया या वोमिटिंग होता है उसके प्रति हम अवेयर हो जाते हैं, मतलब वो चीज़ हम नहीं ले पाते हैं। और ये एक जो है टेम्पररी मेमोरी अपने ब्रेन में बन जाती है इन चीज़ों के प्रति, तो वो फ्यूचर में भी वो चीज़ें इजीली हम नहीं ले पाते हैं। तो एक एवर्जन थेरेपी मॉडर्न में भी इसका
यूज करते हैं वो उसका भी यहाँ पे जो है हम कोरिलेट कर सकते हैं। और उसके बाद में ये रिवार्ड और पनिशमेंट का बोला गया है कि पनिशमेंट रिवार्ड जो होता है वो चीज के प्रति हमारी जो है आसक्ति बन जाती है, और जिसके वजह से हमें पनिशमेंट होता है उसको हम अवॉइड करने की जो है वो शरीर कोशिश करता है। तो जिससे नौशिया वॉमिटिंग हुआ है, जिसके वजह से वमन हुआ है बार बार, वो चीज जो है वो अपने आप ही उसके प्रति एक प्रकार की घृणा जो है वो उत्पन्न हो जाती है। और जो है पर्टिकुलर जो है पनिशमेंट या फियर, इसके वजह से जो है बाद में भी वो व्यक्ति अल्कोहल का सेवन उतना इजीली नहीं कर पाता है जितना वो पहले हैबिचुअल था। और इससे यही कंक्लूजन होता है कि वमन कर्म जो है वो मध्य से अगर हम करते हैं तो उसमें जो है हम डिजायर्ड इफेक्ट हमें मिल सकता है, और ये डबल इफेक्टिव मेथड हो सकती है। एक तो स्किन लीजन में भी इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है, और साथ साथ जो है एडिक्शन छुड़ाने का काम भी इसके वजह से हो सकता है। बस इसमें हमें काफी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि क्योंकि अगर पहले से ही लीवर या स्प्लीन में कोई डैमेज हो चुका है, जनरल कंडीशन अगर पेशेंट की अच्छी नहीं है, तो हमें, क्योंकि हमें वमन प्लान करना है, तो वमन जो है प्लान करते समय हमें काफी अर्हता अनर्हता का भी हमें ख्याल रखना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि मद्यपी में किसी को भी मद्यपी को पकड़ के हम वमन कर सकते हैं। वो अगर वमन के लिए अर्ह है तो ही हम उस कंडीशन में वमन करवा सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच बॉस। डेफिनेटली आज का जो सेशन था हमारा ये बहुत ही प्रैक्टिकल रहा, और एक पंथ दो काज जैसे कि हमें मिले। सोरियासिस तो ठीक हुआ ही हुआ, साथ में उसके अल्कोहलिज्म भी दूर हुई। तो डेफिनेटली एक नया कॉन्सेप्ट आपने दिया हमें आज, रिवार्ड एंड पनिशमेंट का, जिसे हम कैसे हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम उसको यूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपने हमें एक बात बताया कि हमें डूज एंड डोंट्स, यानी कौन योग्य है और कौन अयोग्य है, ये देखकर ही आगे स्टेप अप करना है। सिर्फ ये वीडियो के आधार पर हम किसी भी अल्कोहलिक पेशेंट को वमन के लिए इंड्यूस ना करें। तो डेफिनेटली थैंक यू सो मच बॉस। इस सेशन से रिलेटेड किसी पार्टिसिपेंट का अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। हेलो जी सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ, जैसे नॉर्मली लोग ड्रिंक करते हैं, एक्सेस में ड्रिंक कर लेते हैं, उसके बाद में भी पेशेंट उनको एक्सेस वोमिटिंग होती है। लेकिन ये मैंने देखा है कई सारे फ्रेंड लोगों में कि उनको एक्सेस वोमिटिंग होने के बाद में भी 2-4 दिन बाद में वो वापस से ड्रिंक करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सर जैसे ना ये डिफरेंस क्यों आता है? क्योंकि वो तो नॉर्मली स्टार्ट कर ही देते हैं। तो क्लासिकल वमन का कोई इम्पैक्ट आया है या फिर ना कैसे सर? थोड़ा ये बताइए सर। हाँ ठीक है। एक्चुअली इसमें मैंने ये चीज बोली थी कि पेशेंट ने ये बोला है कि वो अगर उसके साथ फ्रेंड सर्कल के साथ बैठता है तो वो 2-3 घूंट ड्रिंक पी लेता है, लेकिन वैसे उसका अपने आप में ड्रिंक पीने का मन नहीं करता है। और दूसरी चीज ये है कि वमन एक हम कर्म करवाते हैं, तो कर्म करवाते समय का एक अलग इफेक्ट होता है, और कोई कंटिन्यूअसली ड्रिंक ले रहा है वो अपने हैबिट के वजह से ले रहा है, तो हो सकता है इन दो चीजों का इम्पैक्ट जो है वो अलग होता हो। और दूसरी चीज ये है कि हमें इसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो काउंसलिंग का है। हम केवल ऐसा बोल दे कि हमने वमन करवा दिया और पेशेंट को हमने छोड़ दिया, तो क्योंकि ये टेम्पररी मेमोरी डेवलप होती है, ये कुछ दिनों बाद, किसी में कुछ दिनों बाद, किसी में कुछ महीनों बाद, ये जैसे ही मेमोरी का इम्पैक्ट कम हो जाएगा उसके बाद वो फिर से ड्रिंक जो है वो शुरू कर देगा। तो इसके लिए दोनों चीजें जरूरी है, इसमें काउंसलिंग भी जरूरी है और साथ में हम जो प्रोसीजर कर रहे हैं ये भी जरूरी है। ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि हमने जो नॉर्मली वो ड्रिंक लेता है वो कितना भी ले, लेकिन जितना हम वमनोपग जो देते हैं उतने ज्यादा क्वांटिटी में कोई भी आदमी कभी भी ड्रिंक नहीं लेता है। और इसमें यह है कि एक बार में हम जो है वमनोपग के तौर पे उसे हम ड्रिंक पिलाते हैं और बार बार उसके वेग निकलते हैं, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो ज्यादा होता है, जबकि वो
केवल ड्रिंक लेता है, उसके बाद में कुछ देर बाद में उसे नौशिया होता है और वॉमिटिंग होती है, तो हो सकता है ये दोनों में उस हिसाब से क्वांटिटी के हिसाब से फर्क आता हो। मतलब फोर्सफुल शायद हम उसको वमनोपग के फॉर्म में उसका थ्रेशोल्ड एक ही बारी में इंक्रीज पहुंचा दे रहे हैं, उसका जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है उसकी। ओके, थैंक यू सो मच बॉस। एक क्वेश्चन, सर डिड यू गिव आफ्टर अल्कोहल लवणोदक? सुमन देशवाल जी क्वेरी कर रही हैं। लवणोदक एक्चुअली लवणोदक इस कंडीशन में नहीं दिया था। लवणोदक जनरली हम जब मनोयष्टि फांड देते हैं उसके बाद में जब पित्त दर्शन होने लगे तो अगर औषधि बची होती है तो उसको निकालने के लिए लवणोदक दिया जाता है। तो इस कंडीशन में क्योंकि वैसे ही मध्य उष्ण तीक्ष्ण है तो उसके ऊपर फिर लवणोदक नहीं दिया गया था। और किसी पार्टिसिपेंट की कोई क्वेरी? हेलो वैभव जी। हेलो। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, ये लक्षण में ये जो उष्ण तीक्ष्ण है मध्य, तो हाँ। सोरेसिस के लक्षण में कुछ आपको कुछ ज्यादा स्पेशली कुछ ऐसा कुछ लक्षण मिले क्या आपके लिए इस? मतलब उष्ण तीक्ष्ण के वजह से पित्त वृद्धि के कोई लक्षण मिले क्या, ऐसा पूछना है आपको? हाँ, ऐसा कुछ अलग? नहीं, ऐसा नहीं मिला एक्चुअली। वमन के पहले दिन से ही, जैसे वमन हुआ उसके शाम से ही उसमें सबसे पहला पॉजिटिव आउटपुट पेशेंट ने बताया था कि उसका ईचिंग जो है वो काफी हद तक कम हो गया, ना के बराबर हो गया था। और कोई एग्रीवेटेड सिम्टम्स, कोई रेडनेस बढ़ गया, ऐसा कुछ नहीं मिला। ना तो एब्डोमिनल कोई बर्निंग, ऐसा कुछ नहीं मिला था। बिफोर भी और आफ्टर भी ऐसा? बिफोर हाँ, नहीं मिला था। ओके, तो ये अल्कोहल से एज ए वमनोपक द्रव्य करके हम प्रैक्टिस में इसको ला सकते हैं? हाँ, ला सकते हैं सर। कि जो ये कारण जिसका मध्य ये मेन कारण है, तो हाँ। इसको हम ये सामान्यतः से या जनरली हम दे सकते हैं ऐसा आपका? हाँ, दे सकते हैं सर। ओके, थैंक यू सर। एक नानक गुप्ता जी क्वेरी कर रहे हैं कि कैन इट बी रिमूव्ड इफ वमन इज रिपीटेड कॉन्टिन्यूसली? आई थिंक वो सोरियाटिक जो मार्क्स थे उसके बारे में पूछना चाह रहे हैं कि कंप्लीटली रिमूव हो सकता है अगर हम उसको रिपीट करें, एंड व्हाट शुड बी द डिफरेंस इन टू वमन? अच्छा, मतलब दो वमन के बीच में गैप कितना होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन मुझे यही लग रहा है कि दो वमन के बीच में गैप कितना होना चाहिए, यही क्वेश्चन हो सकता है, ऐसा लग रहा है मुझे। नानक, हाँ जी, हाँ, यस सर, उन्होंने लिख के। हाँ, तो दो वमन के बीच में जो है ग्रंथकारों के हिसाब से तो 15 दिन का गैप बोला हुआ है, लेकिन ये हमें पुरुषम वीक्ष हमें तय करना पड़ेगा। रुग्ण का बल कैसा है, देश कौन सा है, काल कौन सा है। अगर बल उसका अच्छा है तो ही हम इतना जल्दी फिर से वमन कर सकते हैं। उसमें भी जो है लघु वमन का कंसेप्ट है, तो इस तरह से हमें तय करना पड़ता है। ऐसा हम फिक्स क्राइटेरिया नहीं बना सकते कि एक वमन हो गया एक पेशेंट का, उसके एग्जैक्टली इतने दिन के बाद ही हमें दूसरा वमन करना ही है। जनरली जो हम लोग फॉलो करते हैं वो हम साधारण ऋतु जो होता है 6 महीने के बाद में जो है वो फिर से रिपीट वमन करवाते हैं। किसी किसी केस में फिर हम साल में एक बार ही वमन करवाते हैं। वो उसके बल के ऊपर डिपेंड होता है। थैंक यू सो मच बॉस। और किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है, थैंक यू सो मच वैभव बॉस। डेफिनेटली आज का आपका सेशन बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच वाला था, क्योंकि एक केस स्टडी थी तो उससे बहुत ज्यादा बूस्टअप मिलता है कि क्या रहा, कैसे हम उसमें आगे प्रोसेस किया। और जो सबसे ज्यादा इसमें इम्प्रेसिव थी वो थी उसकी बिफोर एंड आफ्टर ट्रीटमेंट की जो पिक्चर्स आपने दी। ऑलमोस्ट एक पिक्चर में तो ऐसा लग रहा था कि उसको कुछ था ही नहीं कभी। तो वो देख के डेफिनेटली बहुत इंस्पिरेशन मिली कि हम भी सोरियाटिक पेशेंट्स में वमन के लिए आगे किस तरीके से बढ़ सकते हैं, और साथ ही साथ अल्कोहलिज्म भी कैसे हम एडिक्शन छुड़ा सकते हैं। तो एक आपकी केस प्रेजेंटेशन से डेफिनेटली हमने दो चीजों को कवर अप किया है। थैंक यू सो मच वैभव बॉस। अब इस
विश्व आयुर्वेद परिषद के सेशन को, इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब मैं हमारे मुख्य अतिथि प्रोफेसर BM गुप्ता सर, जो कि नेशनल प्रेसिडेंट है विश्व आयुर्वेद परिषद के, ये एक्स प्रिंसिपल गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज भोपाल के रहे हैं सर, प्रोफेसर हैं रस शास्त्र विभाग में। मैं सर को आशय वचन देने के लिए इनवाइट करती हूँ। प्रोफेसर BM गुप्ता सर। इसके बाद जो हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष भी हैं डॉक्टर योगेश मिश्रा जी, जो कि प्रोफेसर मौलिक सिद्धांत विभाग के हैं, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य पद से हैं सर। सर का अनेक वर्षों से आयुर्वेद में एक्सपीरियंस रहा है और बहुत समय से विश्व आयुर्वेद परिषद में भी हमें अपना मार्गदर्शन देते रहे हैं, और इस समय राष्ट्रीय संगठन सचिव है विश्व आयुर्वेद परिषद के डॉक्टर योगेश जी मिश्रा सर। जी दीक्षा जी। जी जी नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से डॉक्टर महेश जी ने विश्व आयुर्वेद परिषद का पक्ष और एक प्रेरक कार्यक्रम के रूप में इस कार्यक्रम के 5 वर्ष पूरे होने पर एक अपना जो संक्षिप्त वर्णन किया, उससे सब लोगों के लिए निश्चित रूप से प्रेरणा मिलेगी। और आज के कार्यक्रम के जो मुख्य आकर्षक थे डॉक्टर वैभव बापट, उन्होंने एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट रखा वमन का, और सोरियासिस जैसी बीमारी में जो एलोपैथी में ये मान के चला जाता है कि शायद उसका कोई उपचार नहीं। तो ऐसे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन लगातार 5 वर्ष तक करना, ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है विश्व आयुर्वेद परिषद का। विश्व आयुर्वेद परिषद का एक कार्यक्रम NIA में हुआ था, और उसके इस 5 वर्ष के कार्यखंड में जो अनेक परिवर्तन आए, और अभी धन्वंतरि जयंती पर NIA लोगों को विभिन्न प्रकार से जो चर्चा की गई और एक विशेष महत्व का दर्जा, महत्व का विषय NIA को प्राप्त हुआ। इससे NIA से संबद्ध सब लोगों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई, और आयुर्वेद जगत का भी उन्नति होने वाली है, इसलिए हम सब लोग इससे बहुत ही प्रसन्न हैं। कार्यक्रम में 5 वर्ष पूर्व जब हम लोग मिले थे, जब से ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, तब से विश्व आयुर्वेद परिषद के विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं। आज हम चिकित्सक, विद्यार्थी, शिक्षक, शोधकर्ता, महिला विंग, इस प्रकार से अनेक प्रकार के प्रकोष्ठों के माध्यम से कार्य कर रहे हैं। और हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि कार्य का विस्तार जैसे होता जा रहा है, यदि हम लोग विचार करेंगे तो ये लगभग हम लोगों ने लक्ष्य लिया है कि विश्व आयुर्वेद परिषद के माध्यम से आयुर्वेद को पुनः प्रतिष्ठापित करेंगे विश्व में, उस ओर बढ़ रहे हैं। जैसे अब से 4 साल 6-5 साल पहले योग का प्रारंभ हुआ, विश्व ने उसको स्वीकार किया। आयुर्वेद के लिए भी स्वीकृति बढ़ी है, और इस कोरोना के कालखंड में जबकि किसी के पास कोई उपचार नहीं है, लोगों की समझ में आया कि आयुर्वेद की पद्धति या भारत में जो रहन सहन है, भारत की जो खान पान है, भारत की जो लाइफ स्टाइल है, उस सबसे और निश्चित रूप से इसको लाभ प्राप्त किया जा सकता है। तो ऐसे 1000 साल पुराना जो हमारा एक कालखंड बीता है, उसमें कोई विशेष काम नया नहीं हो पाया। ठीक है, पिछले 100 सालों में जामनगर, NIA या अनेक आयुर्वेदिक कॉलेज विभिन्न स्थानों पर खड़े हुए, उनसे स्थान स्थान पर लाभान्वित भी लोग हो रहे हैं।
और आयुर्वेद का जो दीपक बड़े प्रयास किए गए जिसको बुझाने के, वो दीपक बुझा नहीं अभी तक, उसमें बड़ी प्रकाश करने की क्षमता है, ये सबको समझ में आ गई। उस सबको करने के लिए मेरा एक ही निवेदन है सबसे, एक तो जो शोध का प्रयोग है, जैसा आज डॉक्टर बापट जी ने रखा, ये आगे कन्वे होना चाहिए। विद्यार्थी शोध करता है 3 साल, 4 साल, 5 साल पीएचडी करता है, उसके बाद में भी वो सिलेबस में शामिल नहीं हो पाता, वो जबकि मॉडर्न के लोगों का जो पद्धति है वो अलग प्रकार की है। तो ऐसे स्थान स्थान पर कैसे ये हो, इसके लिए बहुत से लोग लगेंगे। विश्व आयुर्वेद परिषद के जो मैंने बताया कि कोई 10-20 लोगों के द्वारा ये 4-6 साल में काम होने वाला नहीं है, इसके लिए हजारों लोग चाहिए और 50 साल चाहिए, तभी निश्चित रूप से, लेकिन दिशा तय है और उस दिशा में हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। चरक ने एक चिकित्सा स्थान में जब चर्चा की कैसा चिकित्सक चाहिए, कैसे लोग चाहिए, तो उनके गुणों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा, शीलवान मतिवान युक्तो द्विजाति शास्त्र पारगः। मतिमान चाहिए, बड़ा इंटेलिजेंट चाहिए, शास्त्र में पारंगत चाहिए, लेकिन उससे पहले भी जो विशेष एक लक्षण दिया वो दिया शीलवान। ये शील ऐसा शब्द है जिसका मॉडर्न में या एलोपैथी में कोई तत्काल अनुवाद नहीं मिल सकता। कोई वर्च्यू हो सकता है, कोई मॉरलिटी हो सकती है, लेकिन ये शील बिल्कुल भारत की परंपरा का शब्द है। शील एक अलग प्रकार की चीज है जिसके कारण से लोग विनम्र बनते हैं, जिसके कारण से उनमें दया का भाव आता है, जिनके कारण से विशेष प्रकार के सद्गुण विकसित होते हैं। तो ऐसे शीलवान लोगों को उत्पन्न करना ये आज की बहुत आवश्यकता है, और इसके लिए कहीं बाहर से हमको कोई आयात करके नहीं मिलने वाले। हमारा जो शिक्षक वर्ग है उसको ही इस परंपरा में लगना पड़ेगा। तो मेरा जो शिक्षा शास्त्र से संबंधित सब लोग, शिक्षकों से संबंधित ये एनआईए के सब लोग हैं, उनसे एक विशेष अनुरोध है कि इस सूत्र को, इसको मैं कोई बहुत व्याख्या नहीं कर सकता क्योंकि व्याख्याकार निश्चित रूप से आप लोगों के पास बहुत लोग हैं, लेकिन चिकित्सा स्थान का ये जो शीलमान मतिमान प्रयोग है, इसको करते हुए सब प्रकार से आगे बढ़ें। और जो भी संपर्क में आया है उससे मेरा अनुरोध है कि पहले कदम के रूप में वो विश्व आयुर्वेद परिषद की सदस्यता लें। सदस्यता नहीं लेने से भी कोई हानि नहीं है, लेकिन सदस्यता लेने से उनके मन में विश्व आयुर्वेद के परिषद के प्रति एक प्रेम, स्नेह ये जगेगा। और दूसरा, केवल सदस्यता से काम नहीं चलने वाला, तो वो एक कार्यकर्ता के नाते खड़ा हो, जिस क्षेत्र में भी उसकी रुचि हो, शोध के क्षेत्र में रुचि हो, विद्यार्थियों के अध्यापन की रुचि हो, चिकित्सकों में रुचि हो, सब जगह पूरे प्लेटफॉर्म पूरी जगह खाली है। पूरा बहुत बड़ा देश है और उसके लिए कुछ नहीं करना आपको। जो लोग आपके निकट हैं, मान लीजिए एनआई से संबंधित लोग हैं तो डॉक्टर हेतल जी सब लोगों के लिए मार्गदर्शन कर सकती है, डॉक्टर बापट जी कर सकते हैं, वहां बहुत लोग होंगे, सब जगह है। तो लेकिन एक संकोच आपको अपनी तरफ से छोड़ना पड़ेगा। कई बार बाहर के लोग सोचते हैं कि मैं इस अमुक व्यक्ति को आग्रह करूं सदस्यता का कि नहीं करूं। तो मेरा अनुरोध है कि एक संकोच आपको छोड़ना पड़ेगा, और वो ये छोड़ना पड़ेगा कि अपने आप किसी भी व्यक्ति से कह के ऑनलाइन सदस्यता है, ऑनलाइन सदस्यता के लिए वेबसाइट पे जाएंगे तो सब प्रोसीजर मिल जाएगा। बहुत सरल काम है, 1100 रुपए में लाइफ टाइम मेंबरशिप है, कहीं कुछ करना नहीं, अपने आप व्यवस्था सब है। लेकिन मेरा जो अनुरोध है, केवल आपको सदस्य बनाना मेरा लक्ष्य नहीं है, आप कार्यकर्ता के नाते खड़े हों। और जैसा एक सूत्र के माध्यम से डॉक्टर हेतल दवे, डॉक्टर अपने बलदेव जी, इन लोगों ने इस सूत्र को आगे तक बढ़ाया है, ये सब काम आप लोग अपने अपने स्थान पर करेंगे, तब उससे निश्चित रूप से जो विश्व आयुर्वेद परिषद ने लक्ष्य लिया है आयुर्वेद की पुनर्प्रतिष्ठा का, उसमें वो सफल हो गई। आपने इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया और मेरे इस वक्तव्य को सुना, इसके लिए मैं सबको धन्यवाद देता हुआ एक बार पुनः अनुरोध करूंगा
कि हमको आयुर्वेद के कार्यकर्ता के नाते जब खड़ा होना है तो उसमें से कुछ दायित्व तो अपने आप लेना पड़ेगा। उस दायित्व को लें, यही निवेदन करता हुआ मैं पुनः एक बार सबको नमस्कार करता हूं, सबको धन्यवाद देता हूं और जय आयुर्वेद, जय भारत। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। डेफिनेटली आयुर्वेद की मशाल हमें ही जलानी पड़ेगी और एक अच्छे कार्यकर्ता बनते हुए, और जो इस विश्व आयुर्वेद परिषद का मेन मोटिव है आयुर्वेद को राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति घोषित कराना, तो इसके लिए छोटी छोटी पहल सबको करनी पड़ेगी और आयुर्वेद के प्रति समर्पण अपना दिखाना पड़ेगा। थैंक यू सो मच सर। अब मैं आज की जो हमारे मुख्य अतिथि प्रोफेसर BM गुप्ता सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व आयुर्वेद परिषद सर हैं हमारे साथ यहाँ पे। सर आशीर्वचन के लिए मैं इनवाइट करती हूँ। विश्व आयुर्वेद परिषद विगत 22-23 वर्षों से आयुर्वेद के प्राचीन गौरव को स्थापित करने के लिए प्रत्येक क्षेत्र में कार्यरत है। और आयुर्वेद के जितने भी घटक हैं, चाहे वो विद्यार्थी हों, चाहे शिक्षक हों, चिकित्सक हों, औषधि निर्माता हों, औषधि विक्रेता हों, सब में उनकी क्षमता वृद्धि, योग्यता वृद्धि, आयुर्वेद के प्रति समर्पण, श्रद्धा और प्रेम, इस सब की दिनों दिन वृद्धि हो निरंतर, इसके लिए प्रयासरत है। और इसके लिए जहां परिषद ने चिकित्सकों के लिए कार्यक्रम प्रारंभ किए कौशलम के नाम से, विद्यार्थियों में लेखन और अध्ययन, इसके प्रति रुचि बढ़े, इसके प्रति लगाव बढ़े, इसलिए स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर निबंध प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया। विद्यार्थी निसंकोच होकर के, निर्भय होकर के, बिना किसी व्यवधान के आत्मीयता पूर्व वातावरण में शिक्षकों के साथ, मार्गदर्शकों के साथ मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें, इसलिए एक कल्पना की गई थी कि स्टडी सर्कल प्रारंभ किए जाएं। और ऐसा स्टडी सर्कल सर्वप्रथम NIA में 21 नवंबर 2015 को प्रारंभ हुआ। आज उसका 5 वर्ष पूरे हो गए हैं और इस 5वीं वर्षगांठ पर उपस्थित इस कार्यक्रम में जो उपस्थित हैं हमारे अध्यक्ष और हमारे मार्गदर्शक, विश्व आयुर्वेद के परिषद के संगठन सचिव और पूर्व प्राचार्य बरेली आयुर्वेद महाविद्यालय के डॉक्टर योगेश चंद्र जी मिश्र, इस कार्यक्रम को बीजारोपण करने वाले मैडम हेतल जी, डॉक्टर बलदेव जी, जो उनकी प्रेरणा और प्रयास से जो वृक्ष लगाया गया था, जो वट बीज लगाया गया था, वह आज काफी बड़ा हो गया है। और उस वट वृक्ष की शाखाएं प्रशाखाएं विभिन्न प्रांतों में, विभिन्न महाविद्यालयों में, जैसा कि अभी डॉक्टर महेश जी ने बताया, तो उधर सब जगह फैल रही हैं। सब जगह जो उसकी एरियल रूट्स थी वो जमीन में जड़ें जमा रही हैं। ऐसे डॉक्टर बलदेव जी अभी विद्वान वक्ता और मौलिक सिद्धांत विभाग के एक विशिष्ट हस्ताक्षर डॉक्टर महेश व्यास जी ने कुछ चर्चा की, कुछ बात रखी, और उसके पश्चात हमारे डॉक्टर योगेश जी ने जो आह्वान किया, न केवल सदस्य बनने का बल्कि कार्यकर्ता बनने का, और आयुर्वेद के ध्वजवाहक के रूप में, परिषद के ध्वजवाहक के रूप में हम सर्वत्र जाएं, ऐसा उन्होंने अपेक्षा की। आज के जो कार्यक्रम के प्रमुख वक्ता, प्रमुख आकर्षण डॉक्टर वैभव बापट जी, उन्होंने अपने अनुभव एक पंथ दो काज बड़े अच्छी तरह से साधारण भाषा में रखा। बहन दीक्षा तुरिया जी ने जो संचालन कर रही हैं, वो भी आगामी जो आयुर्वेद का जो हम परिदृश्य देखने वाले हैं उसके एक ध्वजवाहक के रूप में सामने दिख रही हैं। डॉक्टर हेतल जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, उनका अभिनंदन करना चाहूंगा
कि 5 वर्ष तक लगातार निरंतर ये जो कार्यक्रम चला, और 5वीं वर्षगांठ पर मैं सभी को एक बार बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। विश्व आयुर्वेद परिषद निश्चित रूप से उस आयुर्वेद की जो प्राचीन गरिमा थी, जो प्राचीन गौरव था, उसको दिलाने के लिए कार्यरत है, प्रयत्नशील है। लेकिन केवल परिषद के वर्तमान जो सदस्य हैं, केवल उनसे काम नहीं चलेगा, इसका विस्तार हमें सब दूर करना होगा। जन जन में यह भावना जगानी होगी कि परिषद से आइए और जुड़ करके परिषद के कार्यकर्ता बन के दायित्व के साथ में ये जो संकल्प लिया है विश्व आयुर्वेद परिषद ने, उसके लिए तन मन धन से आगे आए और समर्पण के साथ जब वह उसमें आयुर्वेद के प्रति श्रद्धा विश्वास जब तक नहीं होगा, तब तक वो आयुर्वेद के लिए उस गति से, उस मन से काम नहीं कर सकेंगे। इसलिए ऐसे जो श्रृंखला है, बच्चों के मन में यदि कोई भावनाएं हैं, कुछ शंकाएं हैं, कुछ प्रश्न हैं, उसका समाधान कक्षाओं में वो समाधान उस तरह से नहीं हो पाता है। लेकिन जब हम आत्मीयतापूर्ण वातावरण में कक्षा से बाहर जब गुरुओं के साथ चर्चा करते हैं, तो वह एक निसंकोच भाव, एक आत्मीयतापूर्ण भाव जो पैदा होता है, उसके माध्यम से जो प्रभाव पड़ता है वह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ऐसे जो 5 वर्ष हुए हैं बिल्कुल निरंतर बिना किसी गैप के, ऐसे इस आयोजन करते हुए 5 वर्ष व्यतीत हुए। इस 5वीं वर्षगांठ पर एक बार पुनः सभी का अभिनंदन करता हूं, डॉक्टर बलदेव जी का, डॉक्टर हेतल जी का, और इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी हमारे जो वैद्यवर हैं, जो साथी हैं, जो आगामी पीढ़ी के हमारे जो बच्चे हैं, जो भावी चिकित्सक हैं, उन सब के लिए एक मार्गदर्शक ये कार्यक्रम हो, ऐसा एक भावना प्रकट करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और पुनः एक बार सभी आयोजकों को, सभी जो निरंतर इसमें जुड़े रहे हैं, उन सब का अभिनंदन करता हूं और ये आशा करता हूं कि ये श्रृंखला पूरे, ये तो आगे जयपुर में तो चलेगी ही, लेकिन इस श्रृंखला जहां जहां भी अन्यत्र स्थानों पर भी ये जो बीजारोपण हुआ है, जो इसकी एरियल रूट्स हुई हैं, वो एरियल रूट्स भी काफी मजबूत होती जाए और वो पूरे ऐसा कोई महाविद्यालय न बचे जिस महाविद्यालय में स्टडी सर्कल न चल रहा हो। पुनः एक बार सभी का अभिनंदन करते हुए बधाई देता हूं और सबको कुशल कामना करता हूं, सबके लिए मंगल कामना करता हूं। इस दीपावली का जो दीप प्रज्वलित हुआ था, वह दीप सब दूर जगमगाते जगमगाते आयुर्वेद का प्रकाश को विस्तारित करे। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ, इसी मंगल कामना के साथ एक बार पुनः धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद, जय भारत। थैंक यू सो मच सर। डेफिनेटली हमें लगता है कि हमने आयुर्वेद को चुना है, मतलब आफ्टर 12th जब हमें ग्रेजुएशन करनी थी तब हमने बीएमएस चुना है। इस फील्ड को अगर हम ऐसे करके सोचें कि भगवान धन्वंतरी ने हमें आयुर्वेद के लिए चुना है, हम कुछ पर्टिकुलर लोगों को, इसे हम अगर जिम्मेदारी हमें समझें और आयुर्वेद को राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति घोषित करने के लिए अगर हम कुछ कर सकते हैं तो उसके लिए बहुत बहुत ही डेफिनेटली हमें करना चाहिए। अब मैं इसी आशीर्वचन की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए प्रोफेसर बलदेव सर से आग्रह करती हूँ कि इस 5 वर्ष पूरे होने पर सर अपने आशीर्वचन दीजिए। परम आदरणीय योगेश जी भाई साहब, संरक्षक विश्व आयुर्वेद परिषद, परम आदरणीय बीएम गुप्ता जी, अध्यक्ष विश्व आयुर्वेद परिषद, दो बंधु अपने से जुड़ नहीं पाए आज, डॉक्टर नील जी और डॉक्टर भार्गव जी। वैद्य बापट जी ने वमन के बारे में अपने विचार विमर्श यहाँ पे रखे। डॉक्टर गीता जी भी अपने बीच में उपस्थित हैं, प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज सिरसा से। आप भी लगातार इस आयोजन से जुड़ती रहती हैं और आपका आशीर्वाद लगातार इनसे मिलता रहता है। ऐसे ही डॉक्टर अर्जुन सिंह बघेल
IPG टिंडार जामनगर से इससे जुड़े हुए हैं। आपका भी बहुत बार मार्गदर्शन इस मंच पे मिला। डॉक्टर विरल शाह जी अहमदाबाद से जुड़े हुए हैं। विरल शाह जी के भी 3-4 लेक्चर इस मंच पे हुए। डॉक्टर दुर्गेश नंदनी जी, डॉक्टर दीक्षा कथूरिया जी, ऐसे कुछ और लोग हैं जो आशीर्वचन अपने इस मंच पर देते रहते हैं। 5 वर्ष लगातार इस मंच को चलते हुए और एक भी दिन ऐसा नहीं था जब ये लेक्चर का आयोजन ना हुआ हो। तो उसके लिए डॉक्टर हेतल तो धन्यवाद की पात्रा है ही, लेकिन आप लोगों का अगर सहयोग ना होता तो शायद ये कहीं ना कहीं इसमें इंटरप्शन, कोई बाधा आती। लेकिन आप सब इससे मन से दिल से जुड़े हुए लगते हैं मुझे। और कहीं ना कहीं कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर कोई उपस्थित नहीं हुआ शुक्रवार को तो हम जाकर के वहां पे दीप जला करके और किसी भी आयुर्वेद की संहिता का वाचन उस जगह पे जहाँ पे हम दीप उत्सव करते हैं तो उस पे जाकर के वो कर देंगे। ऐसा पड़ोस के लोग भी इसको देख करके बोलते हैं। तो ऐसे उन आसपास की जो 3-4 फैमिलीज हैं उनका भी मैं आज के दिन धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने इस प्रकार का आश्वासन हमें दे रखा है कि जिस दिन हम वहां पे उपस्थित नहीं होंगे तो वो इस काम को करेंगे। इसलिए समाज का भी मैं तो कहता हूँ कि इतना योगदान हमें मिला कि इस काम को हम लगातार 5 साल से चला रहे हैं। हमारे NIA के जितने फैकल्टी मेंबर्स का इसमें सहयोग मिला, विद्यार्थी वहां के लगभग अब 3 बैच निकल चुके हैं। तो तीनों बैच के विद्यार्थी अपनी अपनी जगह पे जाके कहीं ना कहीं अपने विश्व आयुर्वेद परिषद के जो कार्यकर्ता हैं उनसे जुड़े हैं और अपनी अपनी जगह पे वो विश्व आयुर्वेद परिषद का काम कर रहे हैं। ऐसे भी बहुत सारे विद्यार्थी मुझे ध्यान में हैं। अभी इसमें दुर्गेश नंदनी जी बैठी हैं और ये दीक्षा कतूरिया हैं, तो ये अपने अपने स्थान पे काम करते ही हैं। और बहुत सारे स्थानों पे ये विश्व आयुर्वेद परिषद की जो इस प्रकार की स्टडी सर्कल जो शुरू हुए हैं, तो कहीं ना कहीं विद्यार्थी पूरे देश भर में NIA से गए और वहां पे कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने काम संभाला। और माननीय योगेश जी मिश्रा और BM गुप्ता जी उपस्थित हैं, तो आपके आशीर्वाद से सभी जगह ये काम अब शुरू हुआ है। और जैसा आपने कहा कि वट वृक्ष की तरह वो फलेंगे फूलेंगे और ज्ञान चर्चा इसी प्रकार की आयुर्वेद की सभी जगह होती रहेगी। मुझे लगता है आज के जो वक्ता और 2 अपने बीच में जुड़ने वाले थे, एक को तो सूचना है मुझे कि उनको ज्वर काफी 102 के आसपास था, तो इसलिए वो जुड़ नहीं पाए और भार्गव जी नहीं जुड़ पाए। एक बार सभी उपस्थित विद्वान लोगों को, जितने विद्यार्थी हैं उन सबको मैं आज के इस 5 वर्ष पूरे होने पे बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और इस कार्यक्रम से लगातार जुड़े रहेंगे ऐसी उम्मीद मैं आप सबसे करता हुआ अपनी बात पूरी करता हूँ। जय आयुर्वेद, जय भारत। दीक्षा। हाँ जी, थैंक यू सो मच सर। डेफिनेटली हम इसी तरीके से इंस्पायर होके, बूस्ट अप होके विश्व आयुर्वेद परिषद के लिए, आयुर्वेद के लिए अपने काम करते रहेंगे। थैंक यू सो मच सर। अब मैं सेशन को सम अप करने के लिए हेतल मैम को हैंड ओवर करती हूँ सेशन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। जैसे डॉक्टर बलदेव सर ने कहा, तो मैं एक बात उसमें कहना चाहती हूँ कि मैं पंचमहाभूत हूँ। डॉक्टर साहब की ऐसी इच्छा थी कि भाई इस तरीके से हम बिना पैसा दिए और लिए
है ना, ऐसी एक निःशुल्क व्याख्यान माला हो जिनमें समाज का बहुत सकारात्मक योगदान हमें मिला। और मैं उस योगदान से इतनी अभिभूत हूँ। मैं आज की ही बात कहूँ, मैंने डॉक्टर वैभव जी को 1 बजने के आसपास आज के ही दिन एक फिर से रिक्वेस्ट की कि सर डॉक्टर अनिल जी की स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, क्या आज आप दे देंगे? तो डॉक्टर वैभव जी, डॉक्टर छाजूराम यादव, डॉक्टर सुनील यादव, डॉक्टर सर्वेश जी पंचकर्म से, डॉक्टर क्षिप्रा जी, डॉक्टर नरेंद्र सिंह, डॉक्टर मीन्स इतने सारे लोग, डॉक्टर भाकुनी जी, डॉक्टर भरत, डॉक्टर कृतिका, मीन्स मुझे माफ करिएगा, मैं सभी के नाम किसी का भूल जाऊं तो बुरा ना माने। इन सभी का मेरे पास ऐसा सहयोग है। डॉक्टर महेश जी व्यास, उन्होंने भी मुझे कहा कि कभी भी बताइएगा, 5 मिनट पहले बताइएगा। तो ये सहयोग के बिना ये कार्य कभी भी संभव नहीं था। क्योंकि जब ये शुरुआत की तो मुझे 6 दिन तक लगातार चिंता लगी रहती थी कि भाई नेक्स्ट स्पीकर को अचानक कुछ जाना पड़ा तो कौन बोलेगा और कैसे संभालेंगे इसको। डॉक्टर गीता मैडम ने भी बहुत बार इमरजेंसी में लेक्चर्स लिए हैं, कुछ भी मैं कहा मैम इस बार कुछ ऐसा हो गया स्पीकर के साथ। तो आप सभी महानुभाव और इसमें पार्टिसिपेट करने वाले सारे स्टूडेंट्स इस व्याख्यानमाला की आत्मा है। मैं इसमें पंचमहाभूत हूँ, तो आत्मा बहुत सबल पक्ष है। पंचमहाभूत तो कोई भी बन सकता है, इसमें कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। तो आप सभी का और विशेष रूप से जो पार्टिसिपेंट्स आते हैं, जो आयुर्वेद में निष्ठावान बनते हैं और इसी का लोक कल्याण के लिए आगे आयुर्वेद का उपयोग करेंगे और करने की मंशा रखते हैं, उन सभी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद है। धन्यवाद शब्द बहुत छोटा है, मगर उसमें बहुत ज्यादा मेरी भावनाएं जुड़ी हुई है। और आज के कार्यक्रम के लिए आदरणीय योगेश जी भाई साहब और आदरणीय गुप्ता जी भाई साहब, दोनों आप आए और आपने हमें समय दिया और आपके आशीर्वचन से हम सभी प्रेरणा लेके आगे भी ये काम करते रहेंगे। ऐसी हम आपको आश्वासन देते हैं और हम चाहेंगे कि आप आगे भी हमारे निवेदन पर यहाँ आके हमें कुछ न कुछ प्रेरणा मार्गदर्शन देते रहेंगे, ऐसी भी हम अभिलाषा रखते हैं। और एक इस मंच के माध्यम से अंत में मैं कहना चाहती हूँ कि जितने भी बहुत सारे विद्यार्थी प्रकोष्ठ, चिकित्सक प्रकोष्ठ, शिक्षक प्रकोष्ठ, महिला प्रकोष्ठ, बिहार महिला प्रकोष्ठ, अपना राजस्थान, तो मैं एक ऐसा चाहती हूँ कि इन सभी व्याख्यानमाला की सूचनाएं सभी तक पहुंचे, सभी स्टूडेंट्स तक पहुंचे, सभी टीचर्स तक पहुंचे। इनमें से डिपार्टमेंट वाइज जहां भी सबको लगता है कि अच्छा आज चाणक्य का लेक्चर है और बिहार में हो रहा है, मैं चाणक्य से हूँ और मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो वो उसमें भाग ले सके। दिल्ली वाले लेक्चर्स में बिहार वाले लेक्चर्स में मध्य प्रदेश वाले, तो हम सभी मिलके मीन्स सभी अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ऐसे हम सब मिलके अगर एक साथ में भी हमारा विषय रखेंगे, क्योंकि वैसे तो कोविड अच्छी चीज नहीं है, महामारी है, और मगर इसके माध्यम से हमें इंटरनेट से आज बिहार वाला लेक्चर सुनने की भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और मध्य प्रदेश का दिल्ली में सुना जा सकता है, दिल्ली का में सभी का ऑल ओवर सुना जा सकता है। कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम सब मिलके इस विषय को, आयुर्वेद को राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति घोषित करवाने के लिए, लोगों की पहली चॉइस बनने के लिए, आयुर्वेद के विद्यार्थियों का, अध्येताओं का इसमें रुझान बढ़ाने के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो हम सब इसको ले और हम सब मिलके काम करें। ऐसी एक मेरी इस मंच से इतने सारे प्रतिभागियों के सामने एक निवेदन है कि आइए हम मिलके काम करते हैं, हम आयुर्वेद के लिए उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। सभी अध्येताओं का, सभी स्पीकर्स का पुनश्च बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसकी आत्मा है और ऐसे ही हमारे साथ बने रहेंगे, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। और आज का शांति मंत्र हम सभी बोलेंगे और सभी लेक्चर्स में भी आगे भी हम जुड़ते रहेंगे, ऐसी मैं अभिलाषा करती हूँ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि
मित्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद। नमस्कार।